हेलो एवरीवन, पार्थ हियर अगेन। नाउ अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था कि लास्ट जो सेशन है उसमें मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। एंड एज एवरीवन नोज कि हमारा जो तिजोरी वाला सब्सक्रिप्शन है उसमें भी दिक्कतें आ रही थी। तो वो कंप्यूटर पर चल नहीं रहा था, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। तो उस वजह से हमने टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्टार्ट कर दिया है एंड तिजोरी को हम लास्ट में कवर करेंगे। तो नाउ टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है ट्रेडिंग व्यू। तो ये अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो ट्रेडिंग व्यू देख रहे हो। ट्रेडिंग व्यू ओपन है। और उसके साथ साथ हम सबसे पहले तो आज ट्रेडिंग व्यू के ओवरव्यू की बात करेंगे। एंड उसके साथ साथ ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है, उसके फंक्शंस क्या है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एंड आज का सेशन ही अगर आप देख लोगे तो आप चार्ट को 20-30% से इजीली समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ट्रेडिंग व्यू में सेटअप देखने को मिल जाएगा। एक मिनट। ये ट्रेडिंग व्यू का लेआउट है। एंड सबसे पहले हम लेआउट को समझेंगे। उसके बाद लेआउट के बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेसिक तरीके से फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार में आप लाइव मार्केट में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, एंड किस प्रकार से आप इवन आफ्टर मार्केट जो है स्टडी के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड बेसिक समझेंगे कि स्टॉप लॉस एंड एंट्री कब लेनी है मार्केट के अंदर। तो जैसे ही अगर आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे, नाउ ये जो वर्जन है वो डेस्कटॉप वर्जन है। कम मोबाइल के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, लेकिन ऑल इन ऑल तो सेम ही है, फंक्शंस भी सेम ही है एंड सारी जो भी चीज़ें हैं वो सेम ही है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे ट्रेडिंग व्यू तो आपको कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। नाउ एक एक करके सारे जो बेसिक्स ऐसी चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेरे कर्सर पर अगर आप फोकस करोगे तो लेफ्ट के अंदर आपको आपको प्रोफाइल दिख जाएगा। उसके बाद में कंपनी जो है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी रिलायंस का चार्ट ओपन कर रखा है। ट्रेडिंग व्यू की खासियत है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो आप वर्ल्ड की किसी भी मार्केट की किसी भी जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर रिलायंस की जगह पर फॉर एन एग्जांपल मैं वीबीएल को ले लेता हूँ, वरुण बेवरेजेस। तो यहाँ पर फिलहाल वरुण बेवरेजेस का चार्ट मेरे पास बनकर आ गया है। ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखी है, थोड़ी सी लाइन है जिसको फिलहाल के लिए मैं निकाल देता हूँ। ठीक है। तो ये वरुण बेवरेजेस की लाइंस जो है वो चार्ट बन के मेरे पास आ गया है। इस प्रकार से आप किसी भी, फॉर एन एग्जांपल हम मैं टेस्ला का एग्जांपल लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर टेस्ला भी, जो कि नास्डक लिस्टेड कंपनी है, उसका भी चार्ट जो अभी फिलहाल जो है 395.94 के ऊपर ये क्लोजिंग हुआ है टेस्ला का। तो इस प्रकार से चार्ट बनकर मेरे सामने आ जाएगा किसी भी कंपनी का। ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के बारे में आप सर्च कर सकते हो। मैं फिलहाल मैं निफ्टी के ऊपर सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही अगर आप सर्च बार पर क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर ऑल पर क्लिक करना है तो आपको सारे इंडाइसिस, स्टॉक, जो कुछ भी है, ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन के बारे में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली स्टॉक सर्च करना चाहते हो तो आप स्टॉक पर सर्च करोगे तो देखो निफ्टी करके कोई स्टॉक है नहीं। ठीक है। निफ्टी का मतलब स्टॉक्स में तो ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर एन एग्जांपल सिर्फ इंडाइसिस सर्च करते हो तो निफ्टी 50 इंडाइसिस, तो सारे इंडाइसिस को भी आप सेपरेट कर सकते हो, बॉन्ड को, क्रिप्टो को, फॉरेक्स करेंसी को, सबको आप सेपरेट से भी सोच फाइंड कर सकते हो। तो फिलहाल हम ऑल पर ही रखते हैं। तो आप जितना भी कुछ है निफ्टी में, निफ्टी का इंडाइसिस है, अगर उसके रिलेटेड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिलायंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्टॉक पर क्लिक करूँगा तो मेरे लिए ये दोनों स्टॉक के ऊपर आ गए, रिलायंस ग्लोबल ग्रुप, रिलायंस ग्लोबल ग्रुप। लेकिन मैं अगर ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिलायंस के ऑप्शन के जो ऑप्शन चल रहा है उसके बारे में आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, एक्सपायरी डेट आ जाएगी एंड एक्स वाई जेड चीज़ें।
तो मैं फ़िलहाल स्टॉक के ऊपर ही हम फोकस रखते हैं, स्टॉक एंड इंडाइसिस के ऊपर ही फोकस रखते हैं, और हम निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं फिर से। तो आप कुछ भी यहाँ पर आप इसको मतलब आप सब कुछ सर्च कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इसमें ऑप्शन की क्या प्राइस चल रही है अभी, एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंगली वो भी आपको बता देगा, एंड एवरीथिंग ओके। इसके बाद यहाँ पर है डे आइकन। यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल ये डी बता रहा है कि एक 1 डे का ये चार्ट बना हुआ है। नाउ आप 1 वीक का भी सर्च कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। देखो ये 1 वीक का चार्ट आ गया, एंड उस हिसाब से आप 5 मिनट का या फिर इस प्रकार से भी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट बनकर मेरे पास आ गया है। फिलहाल हम 1 डे का रख लेते हैं फिर से। ये फिर से मेरे पास 1 डे का चार्ट जो है वो आ गया है ना। बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि कितने दिनों का चार्ट यूज़ करना चाहिए। तो मोटा मोटी मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1 डे के ऊपर वर्क करता हूँ, ना कि 1 मंथ या फिर 1 वीक के ऊपर। और या तो मेरा यही मानना है कि 1 डे है एंड मैक्सिमम है 1 वीक का चार्ट यूज़ करो। 1 मंथ का चार्ट है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, आपको जो इंडिकेशन देना है कब एंट्री लेनी है कब एग्जिट लेना है, इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अगर आप 1 वीक का चार्ट यूज़ करते हो कंपैरेटिवली 1 डे का, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट चार्ट होता है। एंड 1 मंथ का चार्ट यूज़ करोगे तो वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन जितना एक्यूरेट होगा उतना ही डाटा आपको वो डिले, आपको आपका डाटा जो है वो डिले यानी कि ब्रेकआउट जो है आपको 1 डे में ऑलरेडी मिल चुका होगा, लेकिन वो 1 मंथ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे अगर ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही है तो। लेकिन हम हाँ यही सारी चीज़ तो पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है कि आपको 1 डे का यूज़ करना चाहिए या फिर 1 वीक का यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम 1 वीक का यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि आपको 1 मंथ के ऊपर आपको 1 वीक में कोई भी पैटर्न बनती हुई नहीं दिख रही है, ट्राई करो कि 1 डे के ऊपर आकर पैटर्न फाइंड करो या फिर 2 आवर्स पर ट्राई करो। लेकिन 1 मंथ तक ना जाओ। ये अगेन ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है। अगर आप पर्सनली जाना चाहते ही हो 1 मंथ के ऊपर तो वो अप टू यू है। एंड साथ ही साथ अगर यहाँ पर माइक्रो सेकंड में भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेकंड्स के जो चार्ट है, 1 सेकंड है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड्स है। अब नाउ बहुत सारे लोग क्या है कि मार्केट के अंदर मैंने तो कभी ये पर्सनली सेकंड्स को यूज़ किया नहीं है, ना तो कभी भी मैंने पेड वर्जन को परचेस किया है। नाउ ये जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री टू यूज़ है। सिंस लास्ट 3 ईयर 3.5 ईयर मैंने फ्री वर्जन ही यूज़ किया है, कभी पेड वर्जन यूज़ नहीं किया है। अगर आप पेड वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप एक्टिव मार्केट में बड़ा ही एक्टिव हो, उसके अपने एडवांटेजेस है। एंड जो थोड़े से रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं फ्री वर्जन के अंदर, पर मुझे पर्सनली वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते हैं। एंड जितने भी छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शन है उसे मैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे लिए उसके अपने तौर तरीके हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चार्ट कितने दिनों के ऊपर हमने उसके बारे में बात कर ली। उसके पास जो आइकॉन है ना, आपको किस प्रकार का कैंडल स्टिक चार्ट चाहिए या फिर इवन लाइन चार्ट चाहिए, तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर कैंडल पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कैंडल चार्ट आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पर लेट्स सी कि मैं एरिया है उसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये एरिया का चार्ट आ गया कि कितना एरिया वो कवर कर रहा है एंड वो सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्ट है वो कैंडल स्टिक है, एंड उसके बाद लाइन चार्ट है। नाउ आज के सेशन में हम पूरा फोकस लाइन चार्ट के ऊपर रखेंगे, क्योंकि लाइन चार्ट को एज अ बिगिनर समझना इजी रहता है। नाउ आज से जो सेशन स्टार्ट होने वाला है एक्चुअली, तो वो सेशन प्योरली अब से हम कैंडल स्टिक पर मूव करेंगे। तो होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी लाइन चार्ट के बारे में आपने इनफ। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आज भी आप कैंडल स्टिक चार्ट उसको आसानी से समझ सकते हो। लेकिन लेट्स सी
कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगर अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और लाइन चार्ट के ऊपर, तो आज भी हम लाइन चार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज से हम कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर आ जाए। इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे इंडिकेटर, नाउ इंडिकेटर क्या है, अगेन इसके बारे में हम पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर रखने वाले हैं, लेकिन मोटा मोटी समझा दूँ तो ये है गूगल मैप। तो ये आपको डायरेक्शन बताता है कि मार्केट यहाँ से आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर मार्केट क्या कर रहा है। एंड आपको फॉर एन एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, उस प्रकार से ही इंडिकेटर आपको क्या कर कह देता है कि आपको फिलहाल मार्केट के अंदर बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। आपको मैं सिंपली समझाऊँ तो एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को मैं निफ्टी पर लगा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि फिलहाल मुझे निफ्टी में सेलिंग करनी है, मुझे बाइंग नहीं करना है। नाउ अगेन जिस प्रकार से गूगल मैप कई बार हमें रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है या फिर डेड एंड में ले जाता है, उसी प्रकार से ये जो सारे इंडिकेटर है, अगर उसका हमने गलत इस्तेमाल किया या फिर उसको हमें सही तरीके से यूज़ करना ना आया, तो ये हमें हमेशा डेड एंड की तरफ ही ले जाएंगे। तो उसको भी किस प्रकार से यूज़ करना है। एंड मल्टीपल इंडिकेटर से, ये तो सिर्फ एक ही इंडिकेटर हो गया, इस प्रकार के मल्टीपल इंडिकेटर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज मुझे बोला गया है, आज यानी कि लास्ट सेशन को, यानी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 ऑफ अगस्त को। तो ये 12 ऑफ अगस्त यानी कि 14 ऑफ सितंबर, सॉरी, ये 12 ऑफ सितंबर यानी कि फ्राइडे के लिए ये जो कैंडल बनी थी, उस पर आप क्लियरली देख सकते हो कि उसने मुझे बाय का सिग्नल यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यही इंडिकेटर का काम है। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें गलत भी हो सकती है, ये डेड एंड भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का काम है हमको फंसाना। मार्केट हमें फंसाएगा अगर हमने ध्यान नहीं दिया मार्केट में, अगर हम किसी एक चीज़ के ऊपर ही रिलाई करते रहे तो मार्केट हमें फंसाएगा। अगर ये इतना ही इजी होता सुपर ट्रेंड लगाकर बाय सेल करना, तो कोई अगर आगे सीखने की कोशिश ही ना करता। लेकिन हाँ, यही इसी प्रकार से बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने एक सुपर ट्रेंड की बात कर ली, जो बड़ा ही कॉमन सेंस यूज़ होने वाला इंडिकेटर है वो है ईएमए। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो एक लाइन बनकर आ गई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लू कलर की। तो ये ईएमए है। नाउ इस ईएमए होता क्या है, ये 9 डे ईएमए है क्लोजिंग बेसिस पर। वो होता क्या है उसके बारे में भी हम ध्यान में ध्यान से समझेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो देखो यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स के नाम लिख कर आ गए हैं। वॉल्यूम जो है वो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है, ज़रा सा आप नीचे आ जाओ। वॉल्यूम जो है वो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है, उसको आप हाइड कर सकते हो। तो देखो ये जो भी नीचे जो भी कलरिंग पट्टियाँ थी वो निकल गई, उसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। अगर फिर से इस पर हाइट पर से बटन हटा दोगे, ये फिर से आ जाएगी। आपको अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, किस प्रकार से स्टाइलिंग करनी है अपने हिसाब से, आपको जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ विजुअल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मूविंग एवरेज एंड वो सब चार चीज़ें अगर आपको चेंज करनी है, तो मैं 100 डे मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। फिलहाल ये जो है वो 286.68 जो कि मिलियन में नंबर दिखा रहा है, अगर मैं 100 पर लगा देता हूँ इसको, 100 से ये 100 डेज की जो मूविंग एवरेज है वो आप देख सकते हो कि वो चेंज होकर कितनी हो गई, 325.37। नाउ अगेन मैं फिर से इसको डिफ़ॉल्ट पर सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पर रिसेट सेटिंग। ओके। तो ये इंडिकेटर के अंदर आप ये जो बटन है वो सेटिंग का है, इसके पास में, उसके पास अगर आपको डिलीट करना है तो मैं फ़िलहाल देखो यहाँ पर सुपर ट्रेंड को डिलीट कर देता हूँ, तो सुपर ट्रेंड डिलीट हो गया। ईएमओ को आप डिलीट करोगे तो वहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। नाउ इसके पास जो है वो अलर्ट है। फॉर एन एग्जांपल आपको अलर्ट रखना है, जैसे कि निफ्टी प्राइस कंडीशन हमने रख दी कि ये निफ्टी है, अगर कंडीशन है कि इस प्राइस रेंज को क्रॉस करता है तो मुझे अलर्ट देना।
तो यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल मैं 26,000 रख लेता हूँ। एंड ये 26,000 को जब भी अगर आप वॉल्यूम को रखना चाहते हो तो वॉल्यूम पे भी रख सकते हो। ट्रिगर वंस रखना है या फिर एवरी टाइम, मैं वंस रखता हूँ, वंस ओनली। ठीक है, एंड मैं क्रिएट कर, ये एक्सपायरी भी है इसकी, तो आप एक्सपायरी भी इसकी सेट कर सकते हो। आ, और उसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन एंड वो सब लेना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं लेने वाले हैं, तो डोंट वरी ऑन दैट। तो ये, तो आप बड़ी सारी चीज़ें इससे सेट कर सकते हो, आपको ये कंटिन्यूसली अलर्ट देता रहेगा जब भी ये 26,000 को क्रॉस करेगा। आप एवरी टाइम रखोगे तो ये एवरी टाइम पर भी आ जाएगा, एंड वंस रखोगे तो ये जब एक ही बार 26,000 को क्रॉस करेगा वो आपको अलर्ट देता रहेगा ना। अगर ना पेड वर्जन लेते हो तो आपको बहुत बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन, जैसे कि इसमें लिमिटेड आ गई, ये पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री है। इसमें आपको लिमिटेड अलर्ट्स मिलती है। अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो आपको उसमें डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उस प्रकार से आपको अलर्ट्स मिल जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं ये। मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ अलर्ट में। लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं अपने जो भी मेरा ब्रोकर है, ज़ीरोधा है या फिर मैं और एक एंजल वन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर मैं अलर्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसकी इसमें अलर्ट नहीं सेट करता हूँ, सिंपल इज़ दैट। अब पेड वर्जन सिर्फ अलर्ट्स के लिए ले रहे हो, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो अब हम राइट में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर मैं सिंपल एंड सोबर रखूँगा, जितनी चीज़ें यूज़फुल है उतनी चीज़ों पर ही मैं फोकस करूँगा, अननेसेसरी चीज़ों पर मैं फोकस नहीं करूँगा। अगेन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप मार्केट को जितना सिंपल रखोगे, इतना सिंपल टू अंडरस्टैंड रखोगे, उतना ही वो आपके लिए वो जर्नी जो है वो मज़ेदार हो जाएगी। एंड उसी प्रकार से आपको फन आएगा, थ्रिल आएगा। मतलब अगर आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स करोगे इस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को, ये इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। मल्टीपल इंडिकेटर्स है, जितने इंडिकेटर यूज करना चाहो उतने इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको समझ ना पा रहे हो। वो यही चीज़ है कि आप एक किताब को पढ़ रहे हो या फिर उसको समझ रहे हो। तो हमें किताब को समझनी है ना। हमें सिर्फ किताब को पढ़ना नहीं है, हमें किताब को समझना है। तो इसीलिए हम किताब को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। नाउ राइट में अगर अब वॉच लिस्ट आ जाएगा आपने जो भी क्रिएट किया हुआ है। अगर आप इसके अंदर कोई स्टॉक को ऐड करना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रिलायंस को ऐड कर लेता हूँ। रिलायंस को अगर मैं प्लस करूँगा तो आप देख सकते हो कि रिलायंस यहाँ पर ऐड हो गया। एंड अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। ये वॉच लिस्ट है। मोबाइल के अंदर ये सबसे नीचे में जो बटन आता है वो वॉच लिस्ट का आता है, लेफ्ट हैंड साइड में। आप इजीली अपने वॉच लिस्ट को चेक कर सकते हो। तो आपका स्टॉक है, आपका पोर्टफोलियो है, आई प्रीफर कि आप हमेशा वॉच लिस्ट के अंदर रखो। अभी फ़िलहाल मेरे पास निफ्टी है, निफ्टी स्मॉल कैप है एंड निफ्टी मिड कैप है वॉच लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये इसका कुछ इस प्रकार से यूज़ है ना। और सारी चीज़ों का मैं यूज़ करता नहीं हूँ एंड रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। अब ये जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको राइट में दिखेगा तो ये अब उसकी जो है प्राइस दिखेगी। राइट में नीचे का जो है वॉल्यूम है, अभी के लिए हम वॉल्यूम को भूल जाते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राइस रेंज दिखेगी। नाउ प्राइस रेंज के ज़रिए हम मैप को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, मैप आने की चार्ट को कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एंड अगर आप सेंटर में रखकर इसको स्क्रॉल, अगर आप राइट में स्क्रॉल करोगे तो आप कुछ इस प्रकार से राइट एंड लेफ्ट इसको स्क्रॉल कर सकते हो, अप एंड डाउन भी चार्ट को स्क्रॉल कर सकते हो। तो आपके कंफर्ट के हिसाब से आप इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो आसानी से, कुछ इस प्रकार से। पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जूम का कर सकते हो एंड जूम आउट कर सकते हो। बॉटम में दिखोगे आप यहाँ पर लेफ्ट में, तो आपको सबसे पहले डेट दिखेगी। तो फॉर एन एग्जांपल मुझे दिखना है कि इस डेट के द्वारा मुझे वेडनेसडे 10th ऑफ सितंबर 2025 को कौन सी प्राइस मिली है, मुझे यहाँ पर देखना है। तो
मैं देख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो एक्स एंड वाई चार्ट जो हमने स्कूल में सीखा था, तो ये इसी के ऊपर काम करता है। आपके पास एक एक्स एक्सिस है एंड एक वाई है, नीचे जो है वाई है वो डेट है एंड एक्स के ऊपर प्राइस रेंज है। सिंपल इज दैट। ठीक है। तो अगर आपको प्राइस देखनी है कौन सी डेट के ऊपर, तो यह कैंडल स्टिक में हम और ज़्यादा इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मैं यही दिखा सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल फ्राइडे 27 जनवरी 2025 को ये जो क्लोज हुआ था वो था 25,637 के आसपास। ठीक है। अब ये मैंने किस प्रकार से देखा, तो अगर अब जैसे ही फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्क्रॉल किया इस डेट को, जो कि था थर्सडे 15 मई 2025 को, तो आपको यहाँ पर ऊपर नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो लाइन चार्ट है वो आपको क्लोजिंग की ही प्राइस दिखाता है। लाइन चार्ट का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये सिर्फ आपको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर दिखाता है कि यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस में हुआ क्या था, कितने पॉइंट्स पर मार्केट स्टार्ट हुआ था, कितने पॉइंट्स तक वो ऊपर गया था, कितने पॉइंट्स तक वो नीचे आया था, वो आपको लाइन चार्ट नहीं दिखाता है। ये सिर्फ एंड सिर्फ आपको दिखाता है क्लोजिंग प्राइस, जो कि यहाँ पर आपको टॉप में देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्लोजिंग प्राइस किसी भी डेट की दिखनी है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैंने रख दिया ये 27 जून 2025 को कितने पे क्लोज हुआ था, तो 25,637 को, यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट जो है वो क्लोज हुआ था। तो वो था 25,637। ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो लेफ्ट में सारे टूल्स है। तो यहाँ पर भी मैं देखो बड़ा ही लिमिटेड टूल्स को जो है मैं यूज़ करता हूँ, एंड आपको भी बड़े ही लिमिटेड टूल्स को यूज़ करना, आप भी लिमिटेड टूल्स को यूज़ करो, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा मैं कुछ भी रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये जो टूल है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखो मैं कुछ इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं उसको एक्सपेंड करना चाहूँ, तो यहाँ पर साइड में एरो है, तो बहुत सारे और आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर रे है, हॉरिजॉन्टल रे है, एंगल है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं रे हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ, तो मुझे थ्रू आउट द चार्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी पॉइंट पर। तो मैं किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बन गई है। ठीक है। एंड सॉरी माय बैड, हमने 26,000 को क्रॉस किया हुआ था पहले, मैंने वो देखा नहीं था। जो ये जो जूम इन था उस वजह से। तो पहले जो मैंने ऑल टाइम हाई बोल दिया था, सो सॉरी, करेक्शन है, ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ये सेकंड ऑल टाइम हाई है, मतलब कि उसके बाद जो हाई बनाया था रिसेंटली वो है। एंड 52 वीक हाई है यानी कि ये। एंड उससे पहले हमने 2024 के अंदर एक ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि समथिंग अराउंड 26,216 के आसपास जो बना था, वो ऑल टाइम हाई है। ये 52 वीक हाई के बारे में मैंने बात कर ली थी। तो करेक्शन इन दैट। तो यहाँ पर जैसे कि ये लाइन बनकर आ गई हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर, मैंने क्लिक किया। ठीक है। आप बड़े सारे मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें से मैं सबसे ज़्यादा ट्रेंड लाइन को प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाओगे तो आपको बहुत ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पर्सनली मैं पहले बड़ा यूज़ करता था, फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन आपको देखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। वो आपको लोअर लेवल यहाँ से दिखा सकता है कि कितना और लो जा सकता है या फिर कितना हाई और जा सकता है, एंड एक्स वाई जेड चीज़ें। तो ये एक मैथमेटिशियन के ऊपर, मैथमेटिशियन अभी अपने हमने पढ़ा भी होगा 10th 11th स्टैंडर्ड के आसपास, कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। तो वो उसी के बेस पर है ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ यहाँ पर हम और टूल्स को एक्सप्लोर करें,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमको ड्रॉ करनी है। तो जैसे कि ये एक्सेसिबिलिटी एक्स ए बी सी डी पैटर्न जो है, या फिर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको देख लगता है कहीं पे बन रही है, तो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस प्रकार से मतलब कि आप ड्रॉ कर सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न डायरेक्टली। अगर आपको कहीं पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रही है, मुझे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रही है, तो देखते हैं यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न है या नहीं। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न नहीं है। बहुत सारी और पैटर्न है, तो डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, हेड एंड शोल्डर एंड वो सारी पैटर्न है। तो हेड एंड शोल्डर मुझे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर तो बनी थी कहीं पर भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी दिख रही है, फॉर एन एग्जांपल मैं इसको ले रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये हेड एंड शोल्डर प्रॉपरली है नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिख कर आ गया, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड। मुझे पर्सनली इसका कुछ यूज़ लगता नहीं है, एंड आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कि आप भी उसको यूज़ करो, ठीक है। ये सिर्फ सो पीस शो शोकेस करने के लिए बढ़िया है कि देखो मैंने फाइंड किया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो ये शोकेस करने के लिए ठीक है, वरना इसका कुछ ऐसा यूज़ है नहीं। तो मैंने अभी तक इसको प्रॉपरली कभी यूज़ किया नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई वाज स्ट्रगलिंग एज वेल फॉर यूजिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन बड़े सारे लोग इसको फुल देखने के लिए प्रिफर करते हैं कि देखो भाई मैंने मुझे ये सब यूज़ करना आता है, तो आप कर सकते हो। ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन जिसका मैं स्टार्टिंग में यूज़ करता था, आप ये यूज़ करना चाहो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको पता चलेगा कि लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। फॉर एन एग्जाम्पल लॉन्ग पोजीशन यानी कि क्या, फॉर एन एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपको किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, आपका प्रॉफिट फिक्स है, तो आपका आप लॉन्ग पोजीशन को यूज़ करोगे। फॉर एन एग्जांपल मुझे निफ्टी में फ़िलहाल यहाँ पर एंट्री लेनी है करंट प्राइस पर, एंड मुझे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है समथिंग अराउंड यहाँ पर, एंड लॉस मुझे यहाँ पर बुक करना है, तो सिर्फ मैं यहाँ तक का ही लॉस बुक करूँगा। मैं ऐसा रखना चाहता हूँ तो मुझे सारी डिटेल मिल जाएगी। तो टारगेट जो है मेरा 2.17% अप का है, 2.17% अप का है। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 3.73%, एंड मेरा जो लॉस होगा वो 0.58% का होगा। तो मुझे ये सारी चीज़ें खुद कैलकुलेट ना करनी हो, मुझे सिंपली जो है वो कंप्यूटर ही दिखा दे कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, वो मुझे जानना है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग पोजीशन कर लेगा। एंड अगर आपको इसको स्क्रॉल अप एंड डाउन नहीं करना है कुछ इस प्रकार से, तब मैन्युअल एंट्री भी कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर एंट्री प्राइस है वो लिख कर आ गई है, तो ठीक है। यहाँ पर प्राइस है 26,075, जो प्रॉफिट लेवल है यहाँ पर लिख कर आ गया है, मुझे 26,200 रखना है फॉर एन एग्जांपल। एंड जो स्टॉप लॉस की प्राइस है, यहाँ पर स्टॉप लेवल है, स्टॉप लॉस की प्राइस है, तो 24,900 मुझे रखना है फॉर एन एग्जांपल। तो अब देखो ये चेंज हो गया, दिख रहा है। अब मेरा प्रॉफिट हो गया 4.34%, लॉस हो गया 0.84%, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड 5.16%। तो आप सिर्फ इस पर डबल क्लिक करो एंड अपने इनपुट्स को चेंज करो, एंट्री प्राइस, प्रॉफिट लेवल, स्टॉप लॉस लेवल। तो आप इजीली भी इसको इस हिसाब से भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने इनिशियली इसका बड़ा यूज़ किया था ये अभी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप एज अ बिगिनर आप इसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है मेरे लिए वो है
जो कि मुझे यहाँ पर रेक्टेंगुलर का जो मिलता है, एक रेक्टेंगुलर है, एक रोटेटेड रेक्टेंगुलर है, एक पाथ। ये तीन जो चीज़ें हैं मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एंड आपको भी यही यूज़ करने के लिए कहूँगा ना। इसका यूज़ कैसे करना है वो अब हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमारा जो सेकंड पार्ट का है ट्रेडिंग व्यू हमने सीख लिया। तो ट्रेडिंग व्यू यही जो मेन चीज़ है वो सीखना था। और अगर हम और ज़्यादा डिस्क इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको ये एक कुछ बिजली जैसा आइकॉन दिख रहा होगा, जो कि रिलायंस के बारे में या फिर उसके रिलेटेड सेक्टर के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो दिखाता है। ठीक है। बाद में ये जो डिविडेंड दिया है, कितना दिया है कंपनी ने, वो दिखाता है। अर्निंग, ये जो ये नाउ अर्निंग ग्रीन में है, तो ये एस्टिमेटेड अर्निंग से ज़्यादा आया कम आया वो दिखाता है। फॉर एन एग्जांपल एस्टिमेटेड था 19.94, और उसके सामने एस्टिमेटेड के सामने आया कितना, 19 पॉइंट सॉरी एस्टिमेटेड था 15.75, एंड जो स्टैंडर्डाइज जो रिपोर्टेड आया वो 19.90 आया। एंड यहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइज्ड भी मिल गया। इसी प्रकार से रेवेन्यू में भी कुछ इस प्रकार से आया, यानी कि 1.313% रेवेन्यू ज़्यादा आया, एंड 26.34% जो है अर्निंग जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आई, जितनी की उन लोगों ने एस्टिमेट की थी लोग। यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स आ गए जाएंगे, एंड बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे इसके अंदर। रेड में अगेन सेम चीज़, नेगेटिव में आएगा तो 4.31% जो अर्निंग थी वो कम आई एस्टिमेटेड से। सरप्राइज है वो 1.382% जो है वो कम आया रेवेन्यू। अगेन मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा आया कम आया, या फिर लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा आया कम आया, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस एस्टिमेटेड किया था इससे कितना ज़्यादा एंड कम आया है। अगर हम इस ई के ऊपर बात करें तो हमें अभी से देखने को मिल जाएगा कि एस्टिमेटेड डेट कौन सी है, एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी है, एंड रेवेन्यू कितना है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, तो हमें एक रिजल्ट फ्यूचर का देखने को मिल जाता है ना। बड़ी सारी कंपनियों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज लोग इतना मतलब कि फॉर एन एग्जांपल मैं कोई कंपनी की बात करूँ तो आइडिया आइडिया वोडाफोन में तो देखने को मिलेगा, आइडिया फॉर्ज में मैंने जब लास्ट देखी थी तो तब नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था पहले की अर्निंग्स। तो देखो यहाँ पर कुछ मुझे ना तो ग्रीन दिख रहा है ना तो रेड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ किसी ने कुछ इतना ज़्यादा कुछ इसके अंदर है ही नहीं। रिपोर्टेड कितना है किसी ने एस्टिमेट किया ही नहीं था। ठीक है। रेवेन्यू एस्टिमेटेड किया था, अर्निंग किसी ने एस्टिमेट की ही नहीं थी। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर सिर्फ ये जो ब्लैक ई है उस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्निंग पीरियड जो है मंडे 27 अक्टूबर को है, और सितंबर 25 को ये एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन किसी ने कुछ अर्निंग एंड रेवेन्यू जो है वो एस्टिमेट किया हुआ नहीं दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। ना तो ये ग्रीन होगा ना तो ये रेड होगा, ना तो इस पर कोई लेटेस्ट न्यूज़ है, तो यहाँ पर वो बिजली वाला आइकॉन आ रहा है, और ना तो कंपनी ने कभी डिविडेंड दिया है, ना तो कंपनी ने स्प्लिट या फिर बोनस दिया हुआ है। कंपनी ने ना तो स्प्लिट हुई है ना तो बोनस दिया हुआ है, तो ना तो यहाँ पर मुझे एस या फिर ऐसा कुछ लिखकर यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है। हम फिर से निफ्टी के ऊपर अब आ जाते हैं, एंड हम अब और डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं। यह था ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब हम ट्रेडिंग व्यू से ऊपर आ जाते हैं। अब हमारा जो ट्रेडिंग व्यू का जो ओवरव्यू है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हमारे आज जो पहले चैप्टर है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये बात से करने वाले हैं कि भाव ही भगवान है, और उसके साथ साथ दाव थियरी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो दाव थियरी जो है वो 6 पॉइंट में बटी हुई है, लेकिन जो इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट है मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो दाव थियरी कहती क्या है कि जो भी स्टॉक है वो उसके जो 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है।
ना यहाँ पर मैं ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी कि दाव थियरी क्या कहता है कि किसी भी स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म क्या चल रहा है एंड मिड टर्म क्या चल रहा है, उस प्रकार से तीन भाग में डिवाइड हुए। फॉर एन एग्जांपल मैं इसको सिंपली ये चार्ट से समझाने की कोशिश करूं तो ये निफ्टी का चार्ट है। नाउ अगर मैं उसको शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, सॉरी लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, तो आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट अप एंड अप जा रहा है इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, निफ्टी का चार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म क्या कर रहा है, तो नीचे से लेकर अभी तक स्टॉक जो चार्ट है वो अप ही आया हुआ है, डाउन नहीं गया हुआ है। तो निफ्टी का ट्रेंड क्या हो गया, लॉन्ग टर्म में अप हो गया। ठीक है, सेकंड उसने जो दाव थियरी ने बात की थी वो थी शॉर्ट टर्म के बारे में। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी यहाँ से नीचे आई है, ये शॉर्ट टर्म हो गया। अब आप शॉर्ट टर्म फॉर एन एग्जांपल किसी के लिए ये एक वीक का हो सकता है, किसी के लिए 2-3 महीने का हो सकता है, किसी के लिए मैक्सिमम 6 महीने तक का शॉर्ट टर्म पीरियड हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड मिड टर्म में क्या है, तो मिड टर्म में देखेंगे तो भी निफ्टी जो है वो हायर लेवल से डाउन आई हुई है। तो नाउ इसका यूज क्या है, तो फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी स्टॉक में एंट्री या फिर एग्जिट लेना चाहते हो तो आप पहले अपने आप को क्लियर करो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं एंड ओवरऑल जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है लॉन्ग टर्म में, तो हम उसमें एंट्री लेने का कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फॉर एन एग्जांपल बहुत लोग सुजलॉन की बात करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या सुजलॉन को रख सकते हैं। ना ये किसी को बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टडी बेसिस पर है। तो मैं सुजलॉन को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करूं, आप सुजलॉन को देख सकते हो कि ओवरऑल सुजलॉन कितना गिरा हुआ है ना। सुजलॉन ने एक टाइम हाई बनाया था समथिंग अराउंड 417 का, और अभी तो उसने जो लो बनाते बनाते लो बनाते बनाते वो एक बार इतने हाई से अराउंड 417 से एक बार तो इसने लो बना दिया था समथिंग अराउंड 0.87 रुपीज का। तो ऐसे स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि ओवरऑल उसका जो परफॉर्मेंस है वो गिरा ही है। और ये स्टॉक तो जो है वो लिस्ट भी हुआ था 2005 को, अभी तक उस लेवल को वो क्रॉस नहीं, अभी भी उस लेवल से नीचे जा रहा है। यानी कि आप समझ रहे हो, जिसने 2005 में सुसलोन में रुपीस लगाए थे और आज तक नहीं निकाले हैं, आज तक घाटे में है। इससे अच्छा तो बैंक सेविंग अकाउंट में रख लेता वो व्यक्ति, है ना, उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। तो ये बात हुई कही लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के बारे में कि अगर आपको स्टॉक बाय करना है लॉन्ग टर्म के तो उसको आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म में देखना है अब शॉर्ट टर्म का चार्ट देखिए। ठीक है, सेकंडली जो उन्होंने बात की थी बड़ी ही इंटरेस्टिंग की थी दाव थियरी के हिसाब से कि फॉर एन एग्जांपल कोई भी स्टॉक ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे रहा है। नाउ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में हम अभी ध्यान से समझेंगे। तो कोई भी स्टॉक तो वो क्या उसको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यानी कि फॉर एन एग्जांपल समझो कि किसी अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ है जस्ट, तो अभी मार्केट के अंदर उसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बड़े सारे लोग इंटरेस्टेड है। तो पर अभी होता क्या है कि कोई एक बड़ा डीलर आता है, वो सारे के सारे आईफोन खरीद कर चला जाता है आर्टिफिशियल हाइक बनाने के लिए, ताकि वो आईफोन्स को महंगा बेच सके। तो वो क्या एक्चुअल में इतनी ज़्यादा उसकी हाइप थी नहीं थी, लेकिन लोगों के अंडर इंटरेस्ट है, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम में लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है, तो वॉल्यूम ज़्यादा। एंड उसके साथ साथ अगर उस चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, ऑफ कोर्स मोबाइल की प्राइस नहीं बढ़ेगी, एक एज एन एग्जांपल है, तो आईफोन लोगों लोगों का इंटरेस्ट, जितने लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और तब उस स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट देता है, तो वो रियल ब्रेकआउट माना जाएगा कंपेयर टू लेस वॉल्यूम। ओके, लेस वॉल्यूम से अगेंस्ट जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर फेक होते हैं। उनका सेकंड ये कहना था दाव थ्योरी में।
और जो सबसे मुझे इम्पोर्टेंट चीज लगती है ना दाऊ थियरी में, ये ध्यान में रखना है कि चार्ट हमेशा न्यूज आने से पहले बता देगा कि कोई न्यूज आने वाली है ना। चार्ट पहले रिएक्ट करेगा, न्यूज बाद में आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल में बड़े ही इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर किस्सा दिखाऊं 2020 को, तो आप सर्च कर सकते हो। निफ्टी के ऊपर हम आ जाते हैं अगेन। तो निफ्टी 50 का अगर हम इंडेक्स देखते हैं, तो इसने 2020 में जो लो बनाया था कोविड के टाइम में, वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बनाया था इसने। तो वो डेट कौन सी थी जब लो बनाया था? वो थी 23 मार्च को। एंड न्यूज आई थी एक दिन पहले, एंड बाद में जो निफ्टी अप ट्रेंड में भागा है। यानी कि न्यूज जब आई थी उसके बाद एक्चुअली मार्केट गिरना चाहिए था। लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि अरे अब तो मार्केट गिरेगा, लेकिन नहीं। एक्सपर्ट लोग बैठे, उन्होंने पहले से ही स्टॉक्स को सेल कर दिया था। एंड जैसे ही न्यूज आई, लोग, हमारे जैसे लोग पैनिक होने लगे। एंड उन्होंने तभी उसका एडवांटेज उठाया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोविड जो है वो टेम्पररी है। तो उन्होंने तब उसका एडवांटेज उठाया एंड स्टॉक भागने लगे। उसी प्रकार से रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में, तो जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं हुई थी तब डिफेंस स्टॉक भागे थे। और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट हो गई, डिफेंस स्टॉक फिर से गिरना स्टार्ट हो गए, है ना। अभी चलो प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, वो गलत हो जाएगा। प्रिडिक्शन हम प्राइवेट चैट में के लिए सीमित रखेंगे, ठीक है। और तीसरा इसी के ऊपर, और चौथा जो पॉइंट है वो यही है दाव थियरी के ऊपर, कि स्टॉक की प्राइस जब बढ़ती है तब रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसमें एंट्री लेते हैं। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर एंट्री लेते हैं, स्टॉक की प्राइस गिरती है। एंड तब यहाँ पर जो बॉटम बनता है, तब रिटेल इन्वेस्टर और सेलिंग करते हैं। एंड यहाँ पर जो है वो स्मार्ट मनी यानी कि म्यूचुअल म्यूचुअल फंड बाइंग कर लेते हैं, और स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। एंड यहाँ पर हम फिर से सेलिंग करते हैं एंड स्टॉक की प्राइस गिरते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हम मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। तो ये दाव थियरी का और एक कहना था कि भाई स्मार्ट मनी की तरह सोचना स्टार्ट कर दो। स्मार्ट मनी जब बाय करती है तब हम बाय करेंगे, एंड स्मार्ट मनी जब सेल करती है तब हम सेल करेंगे, ठीक है। हम ना तो इमोशंस में आएंगे, ना तो हम किसी के बहकावे में आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर भरोसा रखेंगे एंड चार्ट को ही स्टडी करेंगे। तो ये 4 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट मैंने आपको समझा लिए। वैसे तो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 4 पॉइंट को जो कि हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा वॉल्यूम जो है वो मैटर करता है। मार्केट के 3 फेसिस है, एक है लॉन्ग टर्म, सेकंड है शॉर्ट टर्म, थर्ड है मिड टर्म। और उन्होंने कहा था कि साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तब मार्केट गिरता है, आपके साथ भी ये होता होगा। तो ये दाव थियरी का एक रूल है कि मार्केट क्योंकि जैसे ही स्मार्ट मनी आती है वो प्राइस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है, वो आर्टिफिशियली बढ़ाती है, ठीक है। आप देखोगे उस समय उसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। तो वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको, फिर भी प्राइस बढ़ रही है। हमने वो चीज़ देखी नहीं, हमने एंट्री ले ली एंड फिर प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड तो यही जो चीज़ें छोटी मोटी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट सैटरडे को, कि मार्केट के अंदर जब भी मार्केट अप जाता है या फिर डाउन आता है, तो मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में कुछ अप नहीं जाएगा इस प्रकार से। मार्केट हमेशा जिगजैग पैटर्न बनाते हुए जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो मार्केट कभी भी इस प्रकार से स्ट्रेट अप नहीं जाएगा, मार्केट कुछ इस प्रकार से अप जाएगा। पहले वो अप जाएगा, थोड़ा डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन आएगा। तो अब हम जो मैं चीज़ यहाँ पर अब बताना चाहता हूँ, अब जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ है वो हमें समझनी है
वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के तीन जो फेसेस है जिसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, और हम कैश ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारा तो अप ट्रेंड ही जो है वो ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें तीनों फेसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, दो एक्चुअली। ठीक है, ये एक रेंज है, एक रेंज है ना, इसके अंदर एक स्टॉक जो है वो कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है ना। हम यहाँ पर बड़े सारे टर्म्स को समझने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना। ये जो स्टॉक की प्राइस है ना, एक्चुअल में ये कुछ इस प्रकार से मूव नहीं करता है स्टॉक, बट ये मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। एंड ये फॉर एन एग्जाम्पल समझ लो कंपनी का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग में जो प्राइस है वो कुछ इस प्रकार से अप जा रही है एंड डाउन आ रही है, लेकिन आप मोटा मोटी देखोगे तो इसकी जो प्राइस है वो एक ही रेंज के अंदर घूम रही है। ठीक है, तो एक ही रेंज के अंदर ये जो प्राइस घूम रही है इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन, यानी कि एक ही प्राइस पॉइंट के अंदर मार्केट जो है वो घूम रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। नाउ ऐसे ऐसे समय के अंदर ना तो हमें स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, या फिर हमें ना तो स्टॉक में सेलिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है मार्केट करेगा क्या यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मार्केट करेगा क्या हमें ये पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। तो ऐसे में ना तो हमें मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, ना तो मार्केट में सेलिंग करनी चाहिए। नाउ एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मार्केट ब्रेक होगा यहाँ से, एंड तो इसको हम बोलेंगे मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट ने इस लाइन को, अब नाउ ये लाइन को अब हम सभी लाइंस का हम नाम मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट क्या लिए ये क्या बन रहा है, मार्केट का ये जो है वो रेजिस्टेंस है, मार्केट के लिए ये सपोर्ट है ना। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब मार्केट को देखोगे तो यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाने से, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। और मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है, तो इसके लिए इसको मार्केट में क्या बोला जाता है, सपोर्ट बोला जाता है। मार्केट में ये लाइन जो है वो रेजिस्टेंस लाइन है, ये लाइन है वो सपोर्ट लाइन है। ठीक है, एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है मार्केट, एंड यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। इस चीज को हम बोलेंगे ब्रेक आउट, क्योंकि इस सब रेजिस्टेंस को जब तोड़ता है मार्केट तो ब्रेकआउट बोलते हैं। मैं इसको ब्रेकआउट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ब्रेकआउट। एंड इसी के साथ साथ ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन मुझे कंफर्म करता है, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर देगा। अप ट्रेंड है, साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करूँ मार्केट में, तो ये इसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन होगा तो उसके साथ साथ यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है, तब ब्रेक डाउन भी बोल सकते हो, डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हो, ब्रेक डाउन एंड या फिर डाउन ट्रेंड। बट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन वो एक वैलिड वर्ड है। तो ज्यादातर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन आप मार्केट में सुनते होगे कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, नाउ ये चीज़ें अब पता चल गई। अब ये चीज़ को एक्चुअली में हम रिफ्लेक्ट करते हैं रियल चार्ट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में एक्चुअली ये दिखता किस प्रकार से है, तो ये देखो, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा ही मतलब कंसोलिडेशन होगा, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया था। ठीक है, अगर हम निफ्टी के चार्ट को प्रॉपरली ध्यान से दिखते हैं, तो अगर वैसा नहीं है, अगर रेंज बाउंड स्टॉक होगा तो ऐसा नहीं है इतना प्योरली वो रेंज में घूमा। देखो इसीलिए थियरी में समझना आसान है, रियल में समझना इतना ही डिफिकल्ट है। तो मैं किसी एक जोन को ले लेता हूँ, एक बड़े अंतराल को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर निफ्टी को देखूंगा,
तो निफ्टी कर क्या रही है, नीचे जा रही है लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे जा रही है लेकिन ऊपर आकर ये इसके इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है कंटिन्यूअस, दिख रहे हो। फिर एक एक पॉइंट आता है जहां पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है वो, इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट जोन, इसको बोलेंगे। यहाँ पर मुझे क्या मिला, ब्रेकआउट। और जैसे ही मुझे इस पॉइंट पर ब्रेकआउट मिला, आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मार्केट अप ही गया है। तो अब ये पहले जो था वो रेजिस्टेंस बन गया, ये था रेजिस्टेंस। मेरे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना आसान हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से ये समझाता हूँ। तो मैं एचडीएफसी बैंक में जाऊँगा एंड एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूँ तो देखो, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस ये दो सीधी लाइन है वो उसी में ही बनता है। तो एचडीएफसी के अंदर कुछ इस प्रकार से मुझे रेजिस्टेंस मिला था बहुत टाइम पहले, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है, ऊपर वाली रेड वाली, और नीचे वाली लाइन है वो सपोर्ट है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, वो हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आया, नीचे गया, उस लाइन के आसपास ये घूम रहा था। एंड जैसे ही मैंने पर्सनली एंट्री लेने के लिए कहा था यहाँ पर, जैसे ही इस लाइन को इसने तोड़ा, हमें थोड़ा सा वो डाउन आवा, यहाँ पर हम फॉल्स ब्रेकआउट भी बोल सकते थे इसको। लेकिन जैसे ही इस लाइन को फिर से तोड़ा एंड हमें यहाँ पर एच डी एफ सी अप दिख रहा है, ठीक है। तो एच डी एफ सी इस लाइन से अप चला गया जब भी इसने इस लाइन को तोड़ा था। उसी प्रकार से हम एशियन पेंट के बारे में देखते हैं। तो एशियन पेंट में भी सेम चीज रिपीट हुई थी। आ, तो एशियन पेंट में यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, सॉरी। और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ था इस लाइन का, स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरा एंड अभी भी गिरता रहा, यानी कि यहाँ से एशियन पेंट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। और आपके लिए ये लाइव जो एग्जांपल है वो एशियन पेंट एंड एच डी एफ सी का है। तो देखो, अब किसी ने यहाँ पर या फिर ऐसे कोई पॉइंट पर बाइंग की होती, तो मतलब ये 2000 कुछ 21-22 के आसपास यहाँ पर बाई की होता है एच डी एफ, सॉरी, एशियन पेंट को। तो आप रिटर्न देख ही सकते हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने कंसोलिडेशन समय नाउ अगेन, इन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करने वाला है। तो उसके लिए उनको स्टॉप लॉस रखना बड़ा ही ज़रूरी था। और स्टॉप लॉस किस प्रकार से रखा जाता है वो हम बाद में समझेंगे। तो हम पहले फिर से हमारे निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, हमारा काइंड ऑफ वाइट बोर्ड है अभी के लिए तो वो। तो निफ्टी 50 के ऊपर वापस से हम आ जाते हैं समझने के लिए। ये रहा, ओके। तो जब भी अब मार्केट के ये जो मैंने दिखा दिया वो था अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। नाउ जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है या फिर डाउन ट्रेंड में जाता है, तो वैसा नहीं होता कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा कभी भी। मैंने अभी आपको बात की कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में अप या फिर डाउन नहीं जाता है। मार्केट करता क्या है, थोड़ा सा एक बार अप जाने के बाद नीचे आता है, या तो इस लाइन के आसपास आएगा, इससे नीचे आएगा, या फिर ऊपर भी रहेगा। यानी कि एक बार वो डाउन जाता है, बाद में फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, और कुछ इस प्रकार से मार्केट जो है वो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये जो लाइन बनाता जा रहा है, इस लाइन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ये इसने जो लाइन बनाई है, यहाँ पर आप पॉइंट्स को कनेक्ट करो कुछ इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन।
तो ये मार्केट का अप ट्रेंड लाइन है, काइंड ऑफ ये मार्केट में सपोर्ट की तरह भी काम करता है कि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। और इसी प्रकार से जब भी मार्केट डाउन जाता है तो वो एक सीधी लाइन में डाउन नहीं जाता है, कुछ इस प्रकार से ही जिगजैग पैटर्न को कंटिन्यू करता है, इसी प्रकार से मार्केट में अप डाउन होता रहता है। कंट्रोल चला गया था, यानी कि वो रिटेस्ट करने तो हम इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन मिल गई, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये मार्केट जब भी अप डाउन जाता है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ट्रेंड लाइन हो जाएगी। तो ये हमारा एक काइंड ऑफ अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, देख रहे हो, जब मार्केट अप जा रहा है तब ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो नाउ इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो अब मार्केट के अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो इसको हायर हाई एंड इसको हायर लो बोलते हैं, इसको हायर हाई एंड हायर लो। नाउ इस क्यों, क्योंकि मार्केट हाई जा रहा है तो हायर हाई बना रहा है, फिर मार्केट हायर लो बनाएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड फिर से हायर हाई एंड अब फिर से लो बनाएगा। एंड इस प्रकार से कुछ ये अप चलता जाएगा और उसी प्रकार से ये डाउन चलता जाएगा जब तक कि इसका ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट ने यहाँ पर टॉप बना दिया, फिर इस लाइन को तोड़ देगा एंड कुछ इस प्रकार से इस लाइन को तोड़ देगा एंड फिर से ये अप आने की कोशिश करेगा, पर कुछ इस प्रकार से ये डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को फिर से यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, समझ गए। तो इसी से एक और थियरी के बारे में मुझे ध्यान में आ रहा है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम इसको रियल लाइफ में भी तो देख ले कि एक्चुअली लगता कैसा है, ठीक है। क्योंकि अब होता क्या है कि रियल लाइफ में इस प्रकार से समझना बड़ा आसान है ना। लेकिन एक्चुअली में थियोरिटिकली ये समझना बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअल में उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको अब आइडेंटिफाई किस प्रकार से करते हैं वो समझना बड़ा जरूरी है। तो आइडेंटिफाई करना हमें सीखना पड़ेगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई करना से सीख ले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो इसके लिए मैं कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ। चलो, मैंने कभी मारुति सुजुकी को मारुति सुजुकी को कभी भी मैंने ट्रैक नहीं किया है, तो आज मारुति सुजुकी को ट्रैक करते हैं इस प्रकार से स्टडी के लिए। वैसे ओवरऑल ट्रैकिंग पर है ये, लेकिन कभी भी मैंने इतना डिटेल में इसको स्टडी नहीं किया हुआ है। तो चलो आज हम मारुति सुजुकी का एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम सबसे पहले सपोर्ट एंड अब इतना सिंपल तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे कि इसकी कोई बात ही नहीं होगी। अम, फिर तो देखो क्विकली मिल जा रहा है। तो देखो अभी यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से बात की थी इसी प्रकार से यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो मारुति सुजुकी क्या हो गया था, एक रेंज बाउंड स्टॉक हो गया था। और इस यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मुझे इस पर को फाइंड कैसे करना है। नाउ स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे सिंपल तरीके से अभी मारुति सुजुकी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, चलो हम कोई और स्टॉक ले लेते हैं। ये ऑल टाइम हाई के आसपास मुझे नहीं चाहिए, तो बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई ही है, ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। हम्म, कोई, चलो हम ले लेते हैं शायद से आइडिया वोडाफोन। वोडाफोन आइडिया। तो नाउ अभी मुझे वोडाफोन आइडिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। सबसे पहले मेरा काम है कि नियरेस्ट सपोर्ट एंड नियरेस्ट रेजिस्टेंस को मुझे
फाइंड करना है, तो मुझे सबसे पहले करना क्या है, किसी भी स्टॉक के अंदर एक वी पैटर्न को फाइंड करना है, नियरेस्ट वी पैटर्न। कुछ इस प्रकार से नाउ मैं समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का सबसे पहले जो एकदम शार्प डाउन था, वो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का एक क्रॉस है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक वी मिल रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक वी मिल रहा है, ये उल्टा या सीधा वी, दैट डजेंट मैटर। यहाँ पर मुझे वी एक मिल रहा है, अब मैं क्या करूँगा, उस वी को मार्क कर दूंगा। और जितने भी वी उसके साथ, देखो मुझे एक और वी यहाँ पर मिल रहा है, ये दिख रहा है वी, ये वी दिख रहा है, वी जितना शार्प। तो ये मैं जितने भी ऐसे वी मुझे मिलते रहेंगे इस लाइन में, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। देखा, एक और मिला मुझे। तो मैंने यहाँ पर जितने भी इस प्रकार से वी मिले उसको मार्क कर दिए। ये है इसकी क्लोजिंग प्राइस, जो कि है 7.66, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर इसका क्या मिल गया, सिंपली सपोर्ट मिल गया, यानी कि इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, सपोर्ट लाइन। तो कितना इजी सपोर्ट लाइन है ना, कितना इजी है फाइंड करना सपोर्ट लाइन को। हम रिलायंस में ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो मुझे एक और वी मिल गया। मैं जितने भी इस प्रकार से वी मिलेंगे तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट लाइन, ठीक है। एंड उसी प्रकार से रेजिस्टेंस के लिए ऊपर कोई वी मिल रहा है, तो देखो सबसे नियरेस्ट वी तो एक ये रहा, ठीक है, जो कि करंट लाइन के आसपास ही आ रहा है, देख रहे हो, एक ये रहा। तो ये अभी जो फिलहाल जो आइडिया वोडाफोन है, मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, सपोर्ट लाइन, एक रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी। मैं बोल सकता हूँ कि भाई आइडिया वोडाफोन तो भाई कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस के आसपास ही खड़ा हुआ है। उसके ऊपर का अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एक वी मिल रहा है, मैं कनेक्ट पॉइंट को कनेक्ट करता जाऊंगा तो मुझे वी मिलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा है इमीडिएट रेजिस्टेंस, मैं इसको बोल सकता हूँ, वो समथिंग अराउंड प्राइस रेंज है 780 to 787, ठीक है। तो ये मिल वी मुझे मिलता है, मुझे उसको कनेक्ट करना है, सिर्फ इतना ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो फिर से मैं निफ्टी पर आ जाता हूँ, या फिर हम चलो अब रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस की बात की थी। तो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आ जाते हैं, एंड फिर से हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। तो नियरेस्ट वी मुझे क्या मिल, यहाँ पर मुझे एक नियरेस्ट वी मिल रहा है, यहाँ पर एक नियरेस्ट वी मिल रहा है, देखो यहाँ पर है एंड दूसरा यहाँ पर है। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे लिए ये क्या हो गया, सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट टूटा तो मेरे लिए उसके बाद का इमीडिएट सपोर्ट क्या होगा, ये वी, यानी कि इसके बाद का वी, ठीक है। और उसी प्रकार से मेरे लिए टारगेट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है अब ऊपर के लिए, ये लेवल जो है मेरे लिए पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रेट लाइन को यूज मत करो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन को यूज करोगे ना तो ये सारे वीस आप मिस कर जाओगे। आप हमेशा इस प्रकार का रेक्टेंगुलर का यूज करो, स्ट्रेट लाइन का बड़ा ही रेयर केस में ही यूज करना। देखो जितने भी मिले, अब ये पूरा मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। ये पूरा मेरे लिए रेजिस्टेंस लाइन है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटेगा मेरे लिए और एक रेजिस्टेंस यहाँ के इसके आसपास, ये लेवल के आसपास मिल जाएगा ना। अब न्यूज़ चैनल में सुनते होगे या फिर बड़े सारे एक्सपर्ट से सुनते होगे, भाई इमीडिएट रेजिस्टेंट ये है, इमीडिएट सपोर्ट ये है, अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो नेक्स्ट लेवल ये आएगा। वो और कुछ नहीं, यही है, वो और कुछ नहीं, यही है ना। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना सीख लिया है कि किस प्रकार से हम लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम उसको लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं चार्ट को, एंड इसी प्रकार से हम अब ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी पे ऊपर आ जाते हैं।
और फिर से एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ भी लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, क्या निफ्टी वैसा कर रही है? ये मेरे लिए निफ्टी का एक चार्ट है। देखो, ये मैंने अभी आपके सामने रेजिस्टेंस फाइंड किया हुआ था। तो अब मेरे लिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन फाइंड करना है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर मुझे एक ब्रेकआउट मिला। देखो, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिला। फिर मैंने कहा था कि चार्ट नीचे आएगा, देखो यहाँ पर चार्ट नीचे आया। फिर से अप जाना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ से अप गया, ये लो आया, एंड ये अप जा रहा है। अभी ये मतलब अप जाएगा कुछ इस हिसाब से, अगर गिर भी सकता है, एक अंदाजा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे लिए अब ट्रेंड लाइन फाइंड करना कितना आसान है, अब देखो। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन मुझे फाइंड करनी है, रोटेटेड लूंगा यहाँ पर, चूंकि मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ से। ये देखो, मेरे लिए ट्रेंड लाइन हो गई है। ये बड़े लेवल में ट्रेंड लाइन हो गई है ना। अब मुझे स्मॉल सॉल ट्रेंड लाइन भी अगर फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैं स्मॉल ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए क्या करूँगा? जितने भी मैक्सिमम पॉइंट होगा मैं उसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए स्मॉल लेवल में ट्रेंड लाइन हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मेरे लिए ट्रेंड लाइन ये है, जो कि लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेगा, फिर अप जाएगा, सपोर्ट लेगा, अप जाएगा, है ना। कुछ इस हिसाब से ये स्टॉक काम करेगा कि अब सपोर्ट लेगा, अप जाएगा, सपोर्ट लेगा, अप जाएगा, ठीक है। तो यही है ट्रेंड लाइन फाइंड करना। हम ये चीज़ शायद वीबीएल में ट्राई कर लेते हैं। अच्छे स्टॉक में ट्राई करेंगे, क्यों? क्योंकि अच्छे स्टॉक प्रॉपर जो है वो पैटर्न्स बनाते हैं। और एज अ बिगिनर्स इजी होता है उसको फाइंड करना, कंपेयर टू जो कि स्मॉल स्टॉक होते हैं। देखो, अब ये स्टॉक कितना स्पीड से अप गया था। अगर आप ये स्टॉक की हम बात करें, अब देखो कितना एंगल कितना है ना, वो भी हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। कि एंगल अगर मैं इसका नापने जाऊँ, ये 54 डिग्री से अप गया था। इस एंगल की मैं बात करूं, अगर मैं इसको एज ए एंगल समझता हूँ, इवन इसको नहीं, इसको मैं एंगल समझता हूँ, तो भी यहाँ पर अराउंड 50 डिग्री के आसपास अप गया था। कभी भी इतना शार्प कोई भी स्टॉक अप जाए, सेम एग्जांपल आपको एच में देखने को मिलेगा। तो समझना वो करेक्शन में जाएगा, एंड आपको अच्छा खासा इसमें करेक्शन मिलेगा। आपको स्लो एंड स्टेडी जो स्टॉक अप जा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल यहाँ से मैं इसका एंगल नोट करूँ एंगल टूल के जरिए, ये तो लिटरली 7 to 2 डिग्री से अप गया है। यानी कि आपको करेक्शन मिलेगा। तो ट्राई करना कि कभी भी इतना क्विक अप जा रहे स्टॉक में ना गिरो। एंड आप तभी इस स्टॉक में आप पढ़ो जब आपको अच्छा खासा इसमें करेक्शन देखने को मिल जाए। देखो, उसके बाद इतने कितना बढ़िया करेक्शन दिया था, है ना। तकरीबन यहाँ से टॉप से लेकर मैं यहाँ तक इसको नोट करने की कोशिश करूँ, तो मुझे यहाँ पर करेक्शन मिला है समथिंग अराउंड, मेजरिंग टूल ले लेता हूँ मैं। एंड मुझे 44% का करेक्शन मिला है। तो देखो, इतना सार जब भी स्टॉक अप जा रहा है, तो लोगों को देखे में ना आओ, एंड करेक्शन की वेट करो। तब तक और किसी स्टॉक के अंदर बाइंग सेलिंग करो, है ना। ऐसे स्टॉक्स में ना पड़ो जो इतना शार्पली अप जाते हैं। मैं आपको एक अच्छा स्टॉक दिखाता हूँ, आयशर मोटर। आयसर मोटर लिमिटेड नाउ, ये कितना बढ़िया अप गया है वो देखो। अभी फिलहाल ये तो एक दिन का है, लेकिन इसका चार्ट देखो कितना स्लोली एंड स्टेडी ये मूव कर रहा है। हो सकता है कि ये बोरिंग लगे, लेकिन यही है जो कि इसी प्रकार के स्टॉक में हमें गिरना चाहिए। नाउ इसके अंदर मुझे ट्रेंड लाइन नोट करनी है, तो मैं आसानी से ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क भी कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये मेरी एक ट्रेंड लाइन हो गई। ना ये मेरे लिए ट्रेंड लाइन है, किसी के लिए ट्रेंड लाइन ये होगी। कोई ये बोलेगा कि भाई मेरी ट्रेंड लाइन तो ये है ना। तो यहाँ पर ना तो मैं गलत हूँ ना तो वो गलत है, हर एक का अपना नजरिया है, इसीलिए मार्केट अप डाउन होता रहता है। लेकिन मोटा मोटी यहाँ पर देखो, मुझे ट्रेंड लाइन फाइंड करना कितना इजी हो गया, है ना। यही है मेरे लिए ट्रेंड लाइन। अब आ जाते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट पे ना। मुझे पता है ये बॉम्बार्डिंग हो रही है, इसलिए मैं आपको वो बोलूंगा कि भाई आप हमेशा पेन नोट पेन साथ में लेकर बैठो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब मैं बात करता हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। नाउ
जब भी स्टॉक अप जा रहा है, फॉर एन एग्जांपल से यहाँ से स्टॉक अप जाएगा तो कुछ इस प्रकार से अप जाता है, अप डाउन आता है, अप जाता है, डाउन आता है, अप जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है, हमने जिस प्रकार से अभी बात की। अब एज अ रूल होता क्या है कि ये जो लाइन है यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या मिला है, ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है। मैंने बोला ना कोई भी ट्रायंगल हो वो उसके लिए एक क्या बन जाता है, कोई भी ये वी शेप बनता है उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसी लाइन को लोग क्या मान लेते हैं, स्टॉप लॉस। इसी लाइन को हम मान लेते हैं स्टॉप लॉस भी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए। अगर ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको तोड़ा तो ये मेरे लिए स्टॉप लॉस का काम हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये हो गया इसका सपोर्ट। लेकिन अब नीचे देखोगे तो इसको इसने तोड़ दिया है, देख रहे हो? अगर मैंने इसको स्टॉप लॉस बोला होता तो यहाँ पर तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो मेरे लिए आइडियल सिनारियो क्या होता है स्टॉप लॉस रखने का, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। तो कोई भी लाइन, सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा यहाँ पर। तो अब देखो कि इसने जो जंप लिया है वो ट्रेंड लाइन है। अब स्टॉक जो है वो ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो एंड फिर से यहाँ से ऊपर। अब नाउ ये मेरी खुद की थ्योरी है, अब मैं खुद के थ्योरी के ऊपर बात करता हूँ। तो मैंने ओवर द टाइम क्या नोटिस किया है कि कभी भी स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो इमीडिएट जो रजिस्ट, चलो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करूँ, इसलिए मैं पहले से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने ओवर द टाइम ऑब्जर्व किया हुआ है। ये किसी स्टॉक की ट्रेंड लाइन है, ठीक है? कोई स्टॉक है वो कुछ इस प्रकार से अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? ये एक आइडियल सिनारियो है। लेकिन मार्केट के अंदर मैंने ओवर द टाइम ऑब्जर्व किया क्या है कि कुछ इस प्रकार से स्टॉक रिएक्ट करता है, ठीक है? तो अभी यहां पर मैंने एंट्री ले ली, ये जोन मेरा एंट्री का जोन हो गया। मेरा ब्रेकआउट जो होगा वो एंट्री जोन होगा। और जब भी स्टॉक ब्रेकडाउन होगा या फिर जब भी स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को छोड़ देगा तो वो मेरे लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं आइडियल सिनारियो में बात करूं तो यहाँ पर देखो स्टॉक ने अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ दी है तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर लिया। एज अ थियोरिटिकली जब भी स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बना था, इस जोन को हम सपोर्ट जोन बोलेंगे। या तो कई लोग इसको स्टॉप लॉस मान लेते हैं या फिर कई लोग क्या करते हैं, इस लाइन को स्टॉप लॉस समझ लेते हैं, ठीक है? ये दोनों में से ज्यादातर लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा या तो ये लाइन होगा, क्योंकि पॉसिबल है कि ट्रेंड लाइन को तोड़कर वो वापस ऊपर चला जाए तो ये स्टॉप लॉस होगा, या तो फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, इस स्टॉप लॉस जोन को टेस्ट करता है एंड यहाँ से फिर से ऊपर चला जाता है, कुछ इस प्रकार से। एंड ये आपको मार्केट में अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है? कुछ इस प्रकार से फिर से स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे वाला एक सपोर्ट, ये हमेशा जो स्टॉप लॉस है मेरा कुछ इसके आसपास का रहेगा। यहाँ पर मेरा जो है वो स्टॉप लॉस रहता है ये पॉइंट के आसपास। तो यानी कि पहला स्ट्रेट सपोर्ट नहीं, सेकंड सपोर्ट जो है मेरा स्टॉप लॉस रहता है। नाउ स्टॉप लॉस के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये यहाँ पर ही हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नाउ ये जो स्टॉप लॉस है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है? लेकिन ये समझना, एक थियोरिटिकली समझना बड़ा ही ज़रूरी था कि थियोरी एंड प्रैक्टिकल में कितना डिफरेंस होता है। कि एक्चुअल स्टॉप लॉस ये था, थियोरिटिकली ये था, लेकिन मैंने रियलिटी जब प्रैक्टिकल में मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं इसको स्टॉप लॉस के तरह यूज़ करूँगा।
ठीक है, अब हम स्टॉप लॉस एंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक एज अ थियोरी, अब स्टॉप लॉस की जो थियोरी है उसको समझाने की कोशिश की है। उसके ऊपर हम और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए क्योंकि ज़्यादा बम्बार्डिंग नहीं करते हैं आज के सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बम्बार्डिंग हो जाएगी ना टेक्निकल की, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जितना सिंपल रखे इतना सही है ना। मैंने इसीलिए कहा कि सिंपल रखो चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।